हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय यूनिट 3 से ऑस्टिन पढ़ा रहा हूं और ऑस्टिन के विचारों के क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के संबंध में क्या क्या विचार दिए हैं, तो आइए चलते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की तरफ। आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से मैंने ऑस्टिन के संप्रभुता की परिभाषा और उसकी विशेषताएं लिख दी हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया है वह संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। यानी कि ऑस्टिन अगर जाना जाता है तो संप्रभुता के सिद्धांत के वजह से जाना जाता है, क्योंकि ऑस्टिन ने संप्रभुता की विवेक सम्मत विधि सम्मत परिभाषा प्रस्तुत की और संप्रभुता की बिल्कुल सटीक परिभाषा प्रस्तुत की है। इसलिए संप्रभुता का जो सिद्धांत है या ऑस्टिन जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत से ही जाना जाता है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों के ऊपर हॉब्स का प्रभाव पड़ा था, बेंथम का प्रभाव पड़ा था। उसने हॉब्स का अध्ययन किया था, बेंथम का अध्ययन किया था और बेंथम और हॉब्स के विचारों से प्रेरित होकर वह अपना संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हॉब्स का समझौता सिद्धांत जहां समझौतावादी था, हॉब्स का समझौता सिद्धांत समझौतावादी था। उसने संप्रभुता को समझौता का आधार बताया है कि संप्रभुता की जो उत्पत्ति हुई है या संप्रभुता की जो स्थापना होती है वह समझौते के द्वारा होती है। सारे व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं और समझौता के तहत सारी शक्तियां एक शासक में समर्पित कर देते हैं, अपने सारे अधिकारों का समर्पण कर देते हैं, एक व्यक्ति में या एक व्यक्ति संस्था में समर्पण कर देते हैं। तो हॉब्स का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो उसने निरंकुश संप्रभुता का विचार प्रतिपादित किया है। उसने निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हॉब्स का जो संप्रभुता है वह निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। यानी समझौता होने के बाद सारी शक्तियां सारे अधिकार संप्रभुता में निहित हो जाती हैं, फिर वह व्यक्ति के पास नहीं रह जाती हैं। व्यक्ति संप्रभुता के आदेश का विरोध नहीं कर सकते हैं, वह केवल एक ही शर्त पर विरोध कर सकते हैं या विद्रोह कर सकते हैं, जिस शर्त पर समझौता हुआ है या संप्रभुता की स्थापना की गई है। वह शर्त क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार। यानी कि व्यक्ति जब संप्रभुता लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, लोगों की प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में लोग उस संप्रभुता को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को संप्रभु व्यक्ति बना दें। यानी कि तब हॉब्स नागरिकों को विद्रोह का अधिकार देता है कि जब उसके प्राण संकट में हो तो प्राणों की रक्षा करने के लिए वह संप्रभुता के आदेशों का विरोध कर सकते हैं। वहीं जो बेंथम का संप्रभुता सिद्धांत है वह उपयोगितावादी है। बेंथम कहता है कि लोग संप्रभु के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है। संप्रभु व्यक्ति जो भी आदेश देता है, जो भी विधि बनाता है, जो भी कानून बनाता है, वह सारे लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए लोग उसको पालन करते हैं। तो बेंथम ने संप्रभुता का आधार उपयोगितावाद बताया है कि यह सबके लिए उपयोगी है, इसलिए लोग इसका पालन करते हैं, क्योंकि संप्रभु के आदेशों का पालन करने से शांति सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है, कानून की स्थापना बनी रहती है, समाज शांति से रहता है और यह सबके हित में होता है। और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको संप्रभु व्यक्ति के द्वारा दंड दिया जाता है, दंडित किया जाता है। वैसे तो संप्रभुता का विचार जो था वह मध्य युग में सबसे पहले बोधा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि मध्य युग में बोधा और ग्रोसियस ने भी संप्रभुता पर अपना विचार प्रकट किया है, परंतु उसकी जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है बोधा की या फिर ग्रोसियस की, वह कुछ त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है, अस्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट परिभाषित नहीं किया है, संप्रभुता के बारे में स्पष्ट धारणा से अवगत नहीं कराया है। जैसे कि बोधा संप्रभुता को प्रतिपादित करने वाला सर्वप्रथम विचारक है, लेकिन बोधा ने संप्रभुता के ऊपर विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगा दी हैं। उसने प्राकृतिक नियमों की सीमाएं लगा दी हैं, रीति रिवाज परंपराओं की सीमाएं लगा दी हैं। बोधा तो एक तरफ कहता है कि संप्रभुता क्या है, अविभाज्य है, संप्रभुता सर्वोच्च है, राज में सर्वोच्च है और संप्रभुता निरंकुश है, लेकिन उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं से आरोपित कर दिया है। तो इस तरह से बोधा की जो संप्रभुता है वह सीमित हो गई है, बोधा की संप्रभुता सीमित हो गई है।
वहीं ग्रोसियस ने भी संप्रभुता के बारे में कुछ स्पष्ट धारणा नहीं दिया है। तो ऑस्टिन ने हाब्स के संप्रभुता को अपनाते हुए उसके कमियों को दूर करने का प्रयास किया। ऑस्टिन ने हाब्स के संप्रभुता को अपनाया और उसकी कमियों को दूर किया। और हाब्स की संप्रभुता का मुख्य दोष यह था कि उसके संप्रभुता का आधार समझौता था। हाब्स के संप्रभुता का जो दोष है वह क्या है? समझौता है। उसने समझौते पे आधारित संप्रभुता को बताया है। तो इस प्रकार से जो संप्रभुता की धारणा थी वह विधि शास्त्र की दृष्टि से और न्यायशास्त्र की दृष्टि से वह लगभग अस्पष्ट हो गई थी। वह बहुत क्लियर नहीं थी संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के बारे में संप्रभुता का कॉन्सेप्ट बहुत स्पष्ट नहीं था। वहीं रूसो ने भावनात्मक आधार पर संप्रभुता की व्याख्या करके उसको भावना मूलक बना दिया। रूसो जो है वह भावनात्मक आधार पे संप्रभुता की व्याख्या करता है और भावना मूलक बना दिया। तो इस तरह से रूसो ने लोकप्रिय या जनप्रिय संप्रभुता का विचार या सिद्धांत दिया है। रूसो कहता है कि संप्रभुता जनता में नीत है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ नीत है? जनता में है। तो वह लोकप्रिय संप्रभुता या जनप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। रूसो कहता है कि संप्रभुता कहाँ नीत है? जनता में नीत है। तो ऑस्टिन क्या करता है कि विभिन्न विचारकों से प्रेरणा लेता है। बोदा से लेता है, ग्रोसियस से लेता है, रूसो से लेता है, हाब्स से लेता है, बेंथम से लेता है। विभिन्न विचारकों से वह प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेकर फिर अपना संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसने और अधिक स्पष्ट संप्रभुता का सिद्धांत दिया। विधि शास्त्रीय दृष्टि से उस संप्रभुता की व्याख्या की। जहां बेंथम ने संप्रभुता को केवल विधेयात्मक बताया था, वहीं ऑस्टिन ने संप्रभुता को निषेधात्मक बना देता है। तो ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभु किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होता है। तो ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभु किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होता है। यह वही तथ्य था जिसको बेंथम ने स्पष्ट नहीं किया था। बेंथम की तरह ऑस्टिन भी यह मानता है कि संप्रभु के अस्तित्व के कारण ही कोई समाज एक स्वतंत्र राज्य बनता है। यानी कि बेंथम भी मानता है कि संप्रभु के अस्तित्व के कारण कोई समाज एक राज्य बनता है, एक स्वतंत्र राज्य बनता है। इसी तरह से ऑस्टिन भी कहता है कि संप्रभुता की उपस्थिति के कारण ही कोई समाज जो होता है वह स्वतंत्र राज्य बनता है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक व्यक्ति समूह भी हो सकता है। ऑस्टिन ने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता की व्याख्या की है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता की व्याख्या दिया है। ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये ऑस्टिन की पुस्तक है, इसमें उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या दिया है कि संप्रभुता क्या है। तो ऑस्टिन ने जो अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो संप्रभुता की परिभाषा दी है वह यह है, यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो अन्य समान मानव श्रेष्ठ की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, किसी निर्दिष्ट समाज की जनता का बड़ा भाग स्वतः उसकी आज्ञा का अनुपालन करता है, तो वह निश्चित मानव श्रेष्ठ उस समाज में संप्रभु है। और वह समाज जिसमें निश्चित मानव श्रेष्ठ भी सम्मिलित है एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। तो ऑस्टिन कहता है कि यदि किसी बहुसंख्यक भाग में, यदि किसी बहुसंख्यक वर्ग में कोई ऐसा निश्चित मानव है जो अन्य निश्चित मानव के अधीन नहीं है, जो अन्य निश्चित मानव से नियंत्रित नहीं होता है, और सारा बहुसंख्यक समाज उसकी आदतों का पालन आदतन करता है, यानी कि आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त हो गया है, तो उस बहुसंख्यक समाज में वह जो निश्चित व्यक्ति है वह संप्रभु है और उसका यह गुण संप्रभुता कहलाता है। और इस तरह से वह पूरा समाज जो होता है जिसमें कि संप्रभुता भी सम्मिलित है, वह एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज हो जाता है, स्वतंत्र और राजनीतिक समाज हो जाता है। तो ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की परिभाषा दी है, इस परिभाषा के आधार पे विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं। यह जो हमने विशेषताएं बताई हैं, 5 विशेषताएं बताई हैं संप्रभुता के सिद्धांत की, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की, यह इसी परिभाषा में से ही निकाली गई हैं, इसी परिभाषा में ही निहित है। जैसे पहला है निश्चित एवं सर्वोच्च संस्था। ऑस्टिन कहता है कि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ यानी कि वह निश्चित होना चाहिए, वह सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन ह्यूमन बीइंग होना चाहिए या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।
निश्चित और सर्वोच्च संस्था है। यानी संप्रभुता क्या है? एक निश्चित और सर्वोच्च संस्था है। ऑस्टिन कहता है कि प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति या व्यक्ति संस्था सर्वोच्च होती है और सभी नागरिक उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सभी नागरिक उसकी आज्ञाओं का पालन करने के अभ्यस्त होते हैं। जिस प्रकार पदार्थ के एक पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है, यानी कि जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, उसके पिंड में आकर्षण होता है, इसमें आकर्षण होता है और इसी आकर्षण के कारण सारे अणु जो होते हैं वह बंधे होते हैं। इसी आकर्षण के कारण सारे अणु बंधे होते हैं, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं वह उसमें बंधे होते हैं, जितने भी। तो ऑस्टिन कहता है कि बिना आकर्षण के पदार्थ एक दूसरे से बंधे नहीं हो सकते हैं, यानी कि जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक सारे पदार्थ एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक स्वतंत्र समाज में जो प्रभु होता है, यानी कि ऑस्टिन कहता है कि उसी प्रकार से प्रत्येक स्वतंत्र समाज में एक निश्चित प्रभु का होना अनिवार्य होता है, जिसके अधीन सारा समाज संगठित और नियंत्रित होता है। ऑस्टिन मानव या मानव संस्था को संप्रभु मानता है। ऑस्टिन मानव या मानव संस्था को संप्रभु मानता है। उसका कहना है कि संप्रभुता निश्चयात्मक होनी चाहिए, यानी कि निश्चित होनी चाहिए। लोग देख सकें संप्रभुता को कि संप्रभुता कौन है, संप्रभुता कहाँ निहित है। हमें संप्रभुता को दिखाई देना चाहिए, यानी कि निश्चयात्मक होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि संप्रभुता दृष्टिगोचर होना चाहिए या दिखने योग्य होनी चाहिए। जनता जैसी अनिश्चयात्मक संस्था को ऑस्टिन संप्रभुता नहीं मानता है, संप्रभु नहीं मानता है। जैसे कुछ विचारक कहते हैं कि जनता संप्रभु होती है, तो जनता तो अनिश्चित होती है, जनता तो दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से ऑस्टिन जनता जैसी अनिश्चयात्मक संस्था को संप्रभु नहीं मानता है। तो इस प्रकार ऑस्टिन के सिद्धांत में लोक संप्रभुता की धारणा स्वीकार नहीं है। ऑस्टिन लोक संप्रभुता की धारणा को स्वीकार नहीं करता है। संप्रभुताधारी मानव हो सकता है या मानव संस्था हो सकती है, या राज्य के समस्त समूहों और समुदायों और संस्थाओं में संप्रभुता निहित नहीं हो सकती है। तो संप्रभुता निश्चित मानव हो सकती है या मानव संस्था हो सकती है। समाज के सभी संस्थाओं में, सभी समुदायों में, सभी संगठनों में संप्रभुता निहित नहीं हो सकती है। संप्रभुता निहित नहीं हो सकती है, बल्कि संप्रभुता सभी राज्य के या समाज के सभी संस्थाओं में, सभी समुदायों में, सभी संगठनों में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, यानी कि सर्वोच्च होनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और राज्य में उसकी आज्ञाकारिता का पालन होना चाहिए। तो यह संप्रभुता जो होती है वह निश्चित होती है और सर्वोच्च होती है, यह सर्वोच्च संस्था होती है। यानी कि राज्य में जितने भी समुदाय होते हैं, सारे समुदायों से यह सर्वोच्च होती है। ये राज्य में जितने भी समुदाय होते हैं, सारे समुदायों से यह सर्वोच्च संस्था होती है और निश्चित होती है या दृष्टिगोचर होती है। यह पता चलता है कि संप्रभु कहाँ निहित है, या संप्रभु की शक्तियाँ कहाँ निहित है, या संप्रभुता किसके अधीन है, किसमें निहित है। जैसे हम ब्रिटेन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। वहीं राजतंत्र में देख सकते हैं कि राजा संप्रभु होता था। तो संप्रभुता जो होनी चाहिए वह सर्वोच्च होनी चाहिए, यानी कि संप्रभुता जो होती है वह सर्वोच्च होती है और निश्चित होती है। फिर ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता असीम और निरंकुश होती है, यानी कि यह असीम होती है, निरंकुश होती है। यहाँ ऑस्टिन कहता है कि अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, यानी कि वह जो निश्चित मानव श्रेष्ठ है यही सर्वोच्च है। मानव श्रेष्ठ है, यही सर्वोच्च है, यह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो ऑस्टिन का संप्रभु सर्वोच्च होता है। तो ऑस्टिन का संप्रभु सर्वोच्च है, वह किसी अन्य उच्चाधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। उसकी इच्छा का ही पालन अन्य सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। संप्रभु की आज्ञाएं अनैतिक हो सकती हैं, अन्यायपूर्ण हो सकती हैं, अविवेकपूर्ण हो सकती हैं, अविचारपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। यानी उसकी आज्ञाएं जो होती हैं वह वैध होती है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑस्टिन का जो संप्रभु है वह असीम है,
वह निरंकुश है। किसी भी राजनीतिक समाज में उसकी सत्ता सर्वोच्च होती है, उसके ऊपर किसी भी परंपरा रीति रिवाज की कोई भी मर्यादा नहीं लगाई जा सकती है। यानी कि जहां बोधा विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं आरोपित करता है, वहीं ऑस्टिन कहता है कि नहीं, किसी रीति रिवाज की मर्यादाएं नहीं लगाई जा सकती हैं, किसी परंपरा की मर्यादा नहीं लगाई जा सकती है। यह असीम होता है, यह निरंकुश होता है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। यही सर्वोच्च है, यही व्यक्ति या यही व्यक्ति संस्था सर्वोच्च होती है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता का जो सिद्धांत है, ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता के आज्ञा का पालन आदतन होता है। यानी कि लोग आज्ञा पालन करने के आदी हो गए हैं, लोग आज्ञा पालन करने के आदी हो गए हैं। तो इस प्रकार से ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता के आज्ञाओं का पालन बहुसंख्यक समाज आदतन करता है। यहाँ उसके परिभाषा में निहित है कि समाज की जनता का बड़ा भाग स्वतः उसकी आज्ञा का पालन करता है। यानी कि वह स्वतः उसकी आज्ञा का पालन करता है, यानी कि आज्ञा पालन करते करते आदी हो गया है, अभ्यस्त हो गया है। और इस आज्ञा का पालन किसी भय से नहीं किया जाता है, किसी दबाव से नहीं किया जाता है, बल्कि बहुसंख्यक समाज जो होता है वह संप्रभु व्यक्ति में आस्थावान होकर और उसको स्वभाव के रूप में उसके आदेशों का पालन करते हैं। यानी कि उनकी आस्था हो जाती है संप्रभु व्यक्ति में या संप्रभु शक्ति में, उनकी आस्था हो जाती है और इस तरह से आस्था प्रकट करते हुए उनका नेचर हो जाता है, स्वभाव हो जाता है और स्वभावतः वह आज्ञा का पालन करते रहते हैं। फिर ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य है, यानी कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यह क्या है? अविभाज्य, संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन कहता है कि राज्य में एक ही व्यक्ति संस्था सर्वोच्च हो सकती है और संप्रभु हो सकती है। यानी कि राज्य में, पूरे राज्य में एक व्यक्ति या एक ही व्यक्ति संस्था सर्वोच्च हो सकती है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और उसी सर्वोच्च व्यक्ति के द्वारा, सर्वोच्च संस्था के द्वारा आज्ञा का पालन कराया जाता है। लेकिन यदि संप्रभुता से संबद्ध कोई कार्य राज्य के उच्चाधिकारियों को दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है या राज्य के उच्चाधिकारियों के द्वारा कराया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि संप्रभुता का विभाजन हो गया है, बल्कि इसका आशय यह होता है कि अधिकारी संप्रभु के आदेश के अनुसार या संप्रभु के आज्ञा अनुसार ही उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रदत्त विधियों का प्रदत्त व्यवस्थापन होता है। संसद के पास जब बहुत सारे कार्य रहते हैं, संसद जब व्यस्त रहती है, विधियों को बना नहीं पाती है, तो कुछ कमेटी को विधि बनाने के लिए दे देती है, जिसको हम प्रदत्त विधायन कर सकते हैं या प्रदत्त व्यवस्थापन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कमेटी विधि बनाती है वह संप्रभु हो गई है, बल्कि संप्रभुता के द्वारा, उस संप्रभु शक्ति के द्वारा उसको शक्तियां दे दी गई हैं और उसकी शक्तियां उसी के अधीन है। वह संप्रभु नहीं है बल्कि उसी के अधीन है। तो इस तरह से ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु को यह अधिकार है कि उसने अधिकारियों को जो प्रदत्त शक्तियां दी हैं उसे वापस ले सकता है या उसको ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी को दे सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी संप्रभु के अधीन होते हैं। राज्य के विभिन्न समुदाय, विभिन्न संगठन संप्रभु से ही शासित होते हैं, संप्रभु से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं और इस प्रकार संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता क्या है? अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता के अंतर्गत जो राज्य होता है वह राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है, स्वतंत्र समाज होता है। यानी कि वह स्वतंत्र समाज होता है और राजनीतिक होता है। क्यों राजनीतिक कैसे होता है? विधि बनाए जाते हैं और विधियों का पालन कराया जाता है, जो उसका उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाता है और जनता के द्वारा उस राजनीतिक सत्ता उस संप्रभु व्यक्ति को दी जाती है। तो ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु राजनीतिक एवं स्वतंत्र राज्य में ही हो सकता है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु स्वतंत्र और राजनीतिक समाज में ही हो सकता है या राजनीतिक राज्य में ही हो सकता है। जो राज्य राजनीतिक नहीं है एवं स्वतंत्र नहीं है, वहाँ संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे हम भारत को देख सकते हैं कि भारत 1947 से पहले संप्रभु नहीं था। भारत जो था वह ब्रिटिश सरकार से शासित होता था, ब्रिटिश सरकार से शासित होता था। भारत की समस्त शक्तियां ब्रिटिश सरकार में ही निहित होती थी। भारत के भाग्य का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाता था और इस तरह से भारत न तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था, भारत जो था वह राजनीतिक और स्वतंत्र समाज नहीं था, वह अधीन था, वह गुलाम था बरतानिया हुकूमत के अंतर्गत। लेकिन जब 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और भारत की अपनी सरकार बन जाती है तो भारत संप्रभु राष्ट्र हो जाता है।
संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। 1947 के पहले संप्रभु कौन था? भारत में ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन 1947 के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार संप्रभु हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑस्टिन ने संप्रभुता को निरंकुश माना है, अविभाज्य माना है, असीमित माना है और असीम माना है, निश्चित और सर्वोच्च माना है, और एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति संस्था को उसने सर्वोच्च माना है। तो ऑस्टिन की परिभाषा बोदा से अलग है, बोदा से अलग है। ऑस्टिन की परिभाषा बोदा से बिल्कुल अलग है। बोदा इसके ऊपर, संप्रभुता के ऊपर विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं आरोपित कर देता है कि संप्रभु जो है वह विधियों वह परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है, नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता में वह निरंकुश हो गया है, वह संप्रभु हो गया है, वही सब कुछ हो गया है। तो इस तरह से ऑस्टिन की जो संप्रभुता सिद्धांत है वह निरंकुश है, असीम है, अविभाज्य है और अदेय है और सर्वोच्च है, और उस संप्रभुता के द्वारा राजनीतिक और स्वतंत्र समाज की स्थापना होती है। आइए अब देखते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है, कटु आलोचना की गई है। जैसे इसमें हैं सर हेनरी मैन, हेनरी मैन हैं, सिजविक हैं, क्लार्क हैं, लिकाक हैं, ब्लंटसली हैं और लास्की हैं। ये सारे इसके आलोचक हैं। ये क्या हैं? आलोचक हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के ये आलोचक हैं। लास्की, ब्लंटसली, सर हेनरी मैन, सिजविक, क्लार्क, लिकाक ये ऑस्टिन के सिद्धांत की कटु आलोचना करते हैं। जैसे कि सर हेनरी मैन की एक पुस्तक है अर्ली इंस्टीट्यूशन। सर हेनरी मैन की एक पुस्तक है अर्ली इंस्टीट्यूशन, इनकी पुस्तक का नाम है सर हेनरी मैन की। किसकी पुस्तक का नाम है? सर हेनरी मैन की पुस्तक का नाम है अर्ली इंस्टीट्यूशन। तो सर हेनरी मैन अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में ऑस्टिन के सिद्धांतों की कटु आलोचना करते हैं, यानी कि संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना करते हैं। और करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में निहित हो, संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में निहित हो, या संप्रभुता ऐसे निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य में निहित हो जिसे संप्रभु कहा जा सके। यानी कि संप्रभुता जो है एक निश्चित उच्चतर मनुष्य में निहित हो जिसको हम संप्रभु कह सकते हैं। हेनरी मैन कहते हैं कि बड़े से बड़े शासक भी परंपराओं, रीति रिवाजों, लोकाचार, नैतिक प्रभावों से प्रभावित रहे हैं। वह अपनी नीतियों में नैतिक नियमों का, प्राकृतिक नियमों का, परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। हेनरी मैन उदाहरण देते हैं कि पंजाब में एक समय शासन रहा करता था महाराजा रणजीत सिंह का। पंजाब में शासन रहा करता था महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का एक समय शासन हुआ करता था और महाराजा रणजीत सिंह अपने राज्य में निरंकुश सत्ता रखते थे, निरंकुश अधिकार रखते थे और उनके छोटे से छोटे आदेशों के उल्लंघन पर फांसी का प्रावधान था। महाराजा रणजीत सिंह के कानूनों का जो उल्लंघन करता था या उनके आदेशों का जो उल्लंघन करता था उसको छोटे से छोटे अपराधों के लिए फांसी का प्रावधान होता था, अंग भंग कर दिया जाता था, कारावास दे दिया जाता था इत्यादि विभिन्न दंड के प्रावधान थे। लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह प्रथागत कानूनों के अधीन थे। वह परंपराओं का पालन करते थे, रीति रिवाजों का पालन करते थे, परंपराओं का पालन करते थे। उन्होंने परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया। वह अपने कानून बनाते समय जो समय की समाज की परंपराएं होती थी, रीति रिवाज होती थी, उनका भी पालन करते थे, उनको भी देखते थे, उनके उल्लंघन का प्रयास नहीं करते थे।
लेकिन एक बार जब महाराजा रणजीत सिंह ने जब परंपराओं का उल्लंघन किया, यानी कि सिख धार्मिक संहिता का उन्होंने जब उल्लंघन किया, तो सारे सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह को का बहिष्कार कर दिया। यानी कि स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें दंडित कर दिया, धर्म बहिष्कृत कर दिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभु कौन, महाराजा रणजीत सिंह या फिर परंपरागत कानून है। यानी कि परंपरागत कानून को भी हम संप्रभु कर सकते हैं या फिर महाराजा रणजीत सिंह को संप्रभु कर सकते हैं। तो हेनरी मैन कहते हैं कि परंपरागत कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम वर्तमान सरकार में भी देख सकते हैं कि जो शासक है वह परंपराओं का पालन करते हैं, वह धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों से अलग कोई कानून नहीं बना सकते हैं। यदि धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं तो उनका विरोध होता है। परिणाम यह होता है कि शासक को अपना कानून वापस लेना पड़ता है। जैसे हम हाल में ही देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया, इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि संप्रभु कौन, शासक है या फिर जनता है। तो संप्रभुता जो होती है वह अनिश्चित हो जाती है। लेकिन ऑस्टिन संप्रभुता को निश्चित मानता है कि एक ही व्यक्ति संप्रभु है या व्यक्ति संस्था संप्रभु है, असीम है, निरंकुश है। तो इस तरह से हेनरी मैन का कहना है कि जो प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, यह युगों युगों की देन होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। और इन रीति रिवाजों के लिए, परंपराओं के लिए किसी एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि संप्रभुता के जिस स्वरूप की चर्चा ऑस्टिन करता है वह राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। यह जरूरी नहीं कि ऑस्टिन ने जिस प्रकार की संप्रभुता दी है वह राज्य के लिए जरूरी हो, उससे अलग भी संप्रभुता हो सकती है। इसी तरह से हम ब्रिटेन में देख सकते हैं। ब्रिटेन में इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ब्रिटेन में हम निश्चित मानव श्रेष्ठ को या निश्चित मानव समूह का पता नहीं लगा सकते हैं, पता लगा पाना कठिन है, क्योंकि वहाँ पे संसद संप्रभु है। अमेरिका में भी हम निश्चयात्मक संप्रभु को खोज नहीं सकते हैं, जैसा कि ऑस्टिन निश्चयात्मक संप्रभु की बात करता है। निश्चयात्मक यानी कि संप्रभु निश्चित होती है, दृष्टिगोचर होती है, लेकिन हम न तो ब्रिटेन में खोज सकते हैं संप्रभुता को, न तो अमेरिका में भी खोज सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। वहाँ पर न तो संप्रभु कांग्रेस है, न ही न्यायपालिका है, न ही संविधान है, बल्कि तीनों का वह संतुलन के आधार पर वहाँ पर शासन किया जाता है। यानी कि वहाँ पे तीनों, कभी न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है, कभी सीनेट सर्वोच्च हो जाती है, तो कभी वहाँ की कार्यपालिका सर्वोच्च हो जाती है। तो हम निश्चित संप्रभु की खोज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे संविधान जो होता है, जैसा कि न्यायपालिका के द्वारा कहा गया है, मिस्टर ह्यूज के द्वारा कहा गया है कि जो जज कहते हैं वही कानून है। तो इस तरह से अमेरिका में भी हम संप्रभुता को खोज नहीं सकते हैं। ऑस्टिन ने तीसरी आलोचना यह है, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की तीसरी आलोचना यह है कि ऑस्टिन ने बोदा और हाब्स की तरह संप्रभुता को असीमित और निरपेक्ष माना है। बोदा भी संप्रभुता को असीमित मानता है, निरपेक्ष मानता है। हाब्स भी संप्रभुता को असीमित मानता है और निरपेक्ष मानता है। तो इस पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने से इनकार उसने किया है। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, किसी प्रकार की सीमाओं में इसको बाधा नहीं जा सकता है। परंतु ब्लंटसली का कहना है, ब्लंटसली का कहना है कि राज्य अपनी संपूर्णता में भी कभी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से वह दूसरे राज्य के अधिकारों द्वारा और भीतर से अपनी ही प्रकृति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों द्वारा सीमित होता है। यानी कि संप्रभुता को हम सीमित कर सकते हैं, वह बाहर से उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की सीमाएं होती हैं, और अंदर से भी व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों द्वारा भी उसकी सीमाएं सीमित होती हैं। तो इस तरह से संप्रभुता निरपेक्ष नहीं होती है, असीम नहीं होती है। संप्रभुता निरपेक्ष, ब्लंटसली का कहना है कि संप्रभुता निरपेक्ष और असीम नहीं होती है।
लास्की ने भी संप्रभुता को असीम नहीं माना है, निरंकुश नहीं माना है, अनंत नहीं माना है। लास्की ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है और इसकी आलोचना उसने बहुलवाद के आधार पर की है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर कही है। अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर बहुलवाद। लास्की ने भी असीमित और अनंत संप्रभुता के सिद्धांत की कटु आलोचना की है और उसने बहुलवाद के आधार पर की है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर की है। वह कहता है कि वास्तविक ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि कहीं भी संप्रभुता ने असीमित अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है, कहीं भी संप्रभुता ने असीमित अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। लास्की का कहना है कि कुछ अर्थों में दूसरे संघों की शक्ति भी उतनी ही मौलिक होती है, उतनी ही पूर्ण होती है जितनी कि स्वयं राज्य की। लास्की लिखते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ये संघ राज्य संप्रभु से कम नहीं है, यानी कि राज्य में जितने भी समुदाय होते हैं, जितने भी संघ होते हैं, वह भी अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु होते हैं। जैसे वाणिज्यिक संघ हो सकता है, व्यापारिक संघ हो सकता है, कृषक संघ हो सकता है, शिक्षक संघ होता है, यह भी अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु हो सकता है। तो इस तरह से संप्रभुता विभिन्न, लास्की कहता है कि संप्रभुता विभिन्न संघों में बटी है, विभिन्न समुदायों में बटी है। यह संपूर्ण समाज ही संप्रभुता है, यानी कि सत्ता संघात्मक है तो संप्रभुता का स्वरूप भी संघात्मक है। इसी तरह से क्लार्क कहते हैं, क्लार्क जैसा कि ऑस्टिन ने संप्रभुता को अविभाज्य माना है, ऑस्टिन ने संप्रभुता को अविभाज्य माना है, वही क्लार्क की समझ से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में कार्यों का विभाजन किया जाता है, प्रत्येक राजनीतिक समाज में कार्यों का विभाजन किया जाता है कि सरकार प्रभावशाली ढंग से संचालित हो सके। यानी कि क्लार्क का कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में कार्यों का विभाजन किया जाता है ताकि सरकार का कार्य प्रभावशाली ढंग से संपादित हो सके। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 अंग है सरकार के, और तीनों अंग जो हैं एक दूसरे से संबद्ध हैं। यानी कि राज्य में केवल एक संप्रभु नहीं है बल्कि 3-3 संप्रभु हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कार्यों के आधार पर तो राज्य में एक संप्रभु नहीं बल्कि 3 संप्रभु हो जाते हैं। कहीं कार्यपालिका भी संप्रभु हो जाती है, कहीं व्यवस्थापिका भी संप्रभु हो जाती है, कहीं न्यायपालिका भी संप्रभु हो जाती है। तो ये तीनों अंग जो होते हैं पृथक होकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यह कैसे माना जाए कि केवल एक ही अंग संप्रभु है? ऐसे में कैसे क्लार्क कहते हैं कि ऐसे में कैसे हम मान सकते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति संप्रभु है या एक ही निश्चित व्यक्ति संप्रभु है? वहीं ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है, निश्चित होती है, और यह एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति संस्था में निहित होती है। यह कानून का निर्माण करती है, यह जो भी आदेश देती है वही कानून होता है। जैसे कि ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है। विधि क्या है? संप्रभुता का आदेश ही कानून है। तो ऑस्टिन के अनुसार जो विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसी रीति रिवाज और परंपराएं तब तक कानून नहीं रहती हैं जब तक कि संप्रभु के द्वारा उसको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। जब इस रीति रिवाज को, परंपराओं को ऑस्टिन के द्वारा, परंपराओं को संप्रभुता के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो यही कानून बन जाते हैं। तो इस तरह से ऑस्टिन कहता है कि परंपराएं तब तक केवल नैतिक रहती हैं जब तक उनको न्यायालय द्वारा लागू न किया जाए। ऑस्टिन क्या कहता है कि परंपराएं तब तक नैतिक रहती हैं जब तक कि उनको किसी न्यायालय के द्वारा लागू न कराए जाएं। जब न्यायालय के द्वारा वह लागू करा दिए जाते हैं तो वह कानून बन जाते हैं। ये ऑस्टिन का विचार यहाँ तक सही है, फिर भी उसने इससे संप्रभुता के असीमित होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वर्तमान रिसर्च से, वर्तमान अनुसंधानों से यह पता चला है, या वर्तमान अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संप्रभु ही कानून का एकमात्र निर्माता नहीं है। विभिन्न रिसर्च से पता चला है, या विभिन्न रिसर्च से यह ज्ञात होता है
कि कानून निर्माण का आधार केवल संप्रभु ही नहीं है, यानी कि केवल संप्रभु व्यक्ति के द्वारा ही कानून का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि कानून सामाजिक आवश्यकताएं की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं, समाज की आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि लियोन दुग्वी का कहना है, लियोन दुग्वी का कहना है कि राज्य कानूनों को नहीं बनाता बल्कि कानून ही राज्य को बनाता है। दुग्वी कहते हैं कि राज्य कानूनों को नहीं बनाता बल्कि कानून ही राज्य को बनाता है। लास्की कहते हैं कि विधिविद्ताओं के लिए यह सोचना कि कानून एक आदेश मात्र है, जैसा कि कानून क्या है, एक आदेश मात्र है, यानी कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है। यह कानून के परिभाषा के उस छोर तक पहुंचाता है जहां शिष्टता समाप्त हो जाती है। यह परिभाषा उस छोर तक पहुंचाता है जहां शिष्टता समाप्त हो जाती है। जैसे कि यह कह दिया जाए कि मताधिकार का आदेश ही कानून है, जैसे कि यह कह दिया जाए कि मताधिकार का आदेश कानून नहीं है। मतलब मताधिकार का आदेश, सरकार जब मताधिकार का आदेश देती है तो यह आदेश कानून नहीं हो सकती है। तो इस तरह से संप्रभुता का आदेश कानून कैसे हो सकता है? संप्रभुता का आदेश कानून कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं होता है। और जब आदेशों का पालन नहीं होता है, लोगों को दंडित भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मताधिकार है, हम अपने मत का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। शासक कर सकता है कि सभी लोग मत का प्रयोग करें, लेकिन यह क्या है? यह एक आदेश मात्र है, यह कानून नहीं है, या यह संप्रभुता का जो आदेश है यह कानून नहीं हो सकता है। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों के द्वारा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर आक्षेप लगाए जाते हैं, कटु आलोचना की जाती है, जिनमें लास्की, ब्लंट सली, सर हेनरी मैन, सिजविक, क्लार्क, लीकॉक और लियोन दुग्वी हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत बताया, जिसमें कि संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा और संप्रभुता की विशेषताएं और विभिन्न विद्वानों के द्वारा ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचनाएं, इनसे अवगत में कराया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉन ऑस्टिन के राज्य संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।